पाकिस्तान जो है उसका जो टैलेंट है, उसका टैलेंट भीख मांगने में, और गजब के टैलेंटेड लोग हैं। स्टेटमेंट देखिएगा शहबाज शरीफ ने क्या बोला। हम ये नहीं कह रहे कि ठीक है आप पाकिस्तानी हैं लेकिन आपने भारत में पैसा कमाया तो आप भारत की तरफदारी करिए, बिल्कुल नहीं। पर आप इतने बड़े ग्लोबल, आपको लगता है बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब लड़ाई शुरू होती है और एक्चुअल फायरिंग शुरू होती है तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है एमुनेशन। तो आप ये बात समझनी पड़ेगी। लोग कह रहे हैं साहब कि अभी क्यों करा मोदी जी ने और ये क्यों करा, ये आज से नहीं हो रखा है काम। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। और इसके पहले कि आप पूरा वीडियो देखें, मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उस बेल आइकन को जरूर दबाइए। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि आज मैं वीडियो शूट नहीं करने वाला था। आज मुझे ऐसा नहीं लगा कोई टॉपिक है, मन तो बहुत था लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर ऊपर, प्रभु कुछ तो करिए। तो ऊपर से आवाज आई, कहते हैं बेटा पाकिस्तान है ना, दुनिया का सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर पाकिस्तान, वो देगा तुम्हें कंटेंट। और सही, बिल्कुल ऊपर से जो आकाशवाणी थी बिल्कुल सही निकली और पाकिस्तान ने कंटेंट की बारिश कर दी। कुछ एक दो दिन पुरानी न्यूज़ है, कुछ ताज़ा न्यूज़ है। तो आज मैं आपके सामने कुछ मज़ेदार न्यूज़ लेकर आता हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू दे डाला फाइनेंशियल टाइम्स को। इंटरनेशनल मैगजीन है, पेपर है, फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दे डाला। भीख मांग रहे थे, लेकिन भीख मांगने का स्टाइल बड़ा प्यारा है पाकिस्तानियों का, बिल्कुल निराला स्टाइल है, अलग स्टाइल है। ऐसे स्टाइल से, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना है ना, जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर देखिए, जैसे गायकी में कहते हैं ना, जब जो बहुत एक्सपीरियंस गायक होता है फिर उसको ऊंचा गाना है नीचे गाना है, उसको सब पता है, उसको पता है। तो पाकिस्तान जो है उसका जो टैलेंट है, उसका टैलेंट भीख मांगने में, और गजब के टैलेंटेड लोग हैं। स्टेटमेंट देखिएगा शहबाज शरीफ ने क्या बोला, और फिर आप सोचिएगा, एक प्याज जैसे होता ना, प्याज का फिर परत दर पर लेयर्स अपॉन लेयर्स जैसे प्याज के होते हैं, आप समझिएगा उसने कितनी बड़ी बात बोली है। पैसे मांग रहा है क्योंकि पाकिस्तान पानी में डूब गया 1/3, उसके लिए पैसे मांग रहा है कि इतना नुकसान हो गया, मैं पैसे दो। स्टेटमेंट देखिए, ये मैं फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं। There is a gap, and a very serious gap, which is widening by the day between our demands and what we have received, Sharif said at his home in Lahore's upscale model town neighborhood. अच्छा, एक बहुत बड़ा गैप है, यानी कि जो हमें चाहिए और जो हमें मिल रहा है उसके बीच में जमीन आसमान का, यानी कि पैसे हमने मांगे इतने, तुमने दिए बस इतने, तो उसमें बहुत बड़ा गैप है। अब इस बात से परेशान है कि हमें पैसे कम मिल रहे हैं। अगले सेंटेंस में यह आता है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो हिंटेड दैट द फेलियर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू रैली रिसोर्सेज रिस्क्ड फ्यूलिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। देखिए क्या कह रहा है वो, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, ये दुनिया से कह रहा है शहबाज शरीफ, कि अगर तुम पाकिस्तान को पैसे नहीं दोगे, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, तो याद रखना हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं, एटमी हथियार हैं, कल कुछ भी हो सकता है, कल कुछ भी हो सकता है। ये, अगर आप एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, अगर ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं है तो क्या है? अगर ये ब्लैकमेल नहीं है तो क्या है? इसका नाम जरा मुझे बता दीजिए, जो आपको लगे कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या है। अगर ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं है तो क्या है? और ये पाकिस्तान अक्सर करता, मैंने पहले भी एक बार एग्जाम्पल दिया था, आज मैं मजबूर हूं दोबारा वो एग्जाम्पल देने के लिए। शोले फिल्म देखिए आपने, वीरू चढ़ जाता है वाटर टैंक के ऊपर शराब पी के और बोला कि यार मेरी अगर बसंती से शादी नहीं हुई तो गांव में हैजा हो जाएगा, बीमारियां फैल जाएंगी, लोग मर जाएंगे। तो ये सब चीजें वीरू ने कह दी, गांव वाले डर गए, बोला कि ठीक है यार तुम बसंती से शादी कर लो। यही चक्कर पाकिस्तान का है। ये जो इनका प्रधानमंत्री है फिर से टैंक के ऊपर चढ़ा हुआ है शराब पी के, कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं, अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो देखना फिर ये पता नहीं क्या हो जाएगा इसका, मैं तो बता ही नहीं सकता। चल, लोगों को डर भी लगता है ना न्यूक्लियर वेपन से, क्योंकि एक बार न्यूक्लियर वेपन चल गया फिर तो लाखों की तादाद में लोग मारे जाते हैं, शहर के शहर बर्बाद हो जाते हैं, वहां पे घास तक नहीं उगती, दशकों तक वहां पे घास तक नहीं उगती। हिरोशिमा नागासाकी का आपको पता है, शेरनोबिल है, जो एक जमाने में यूएसएसआर में जो हादसा हुआ था, जब लीकेज हो गया था रेडियो एक्टिव वेस्ट का और ये रेडियो एक्टिविटी फैल गई थी वहां पे, तो बड़ा जबरदस्त वहां पे प्रॉब्लम आज भी है वहां पे। तो लोगों को इससे डर लगता है और पाकिस्तान इसी डर का फायदा उठाता है कि हमें पैसे दे दो वरना ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल है। और ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो कर रहा है वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कर रहा है। दोस्तों, अगर ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं है तो क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। खैर, जैसे कि ना एक कोई आदमी है, उसका एक बहुत बड़ा घर है, उस आदमी ने घर की बेसमेंट में
या तहखाने में 100 जंगली कुत्ते पाल रखे हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं, बहुत ही खौफनाक हैं। 100 जंगली कुत्ते पाल रखे हैं। उस आदमी के पास पैसे नहीं है उन कुत्तों को खाना खिलाने के लिए। पाल तो लिए उसने, कुत्ते उसने जंगली पाल लिए। वो पालतू वाले कुत्ते नहीं है जो प्यारे वाले होते हैं, ये जंगली कुत्ते हैं, इंसान को खा जाएं, उसने पाल रखे हैं। अब वो आदमी हो गया फुकरा, उसके पास पैसे नहीं है उन कुत्तों को पानी भी पिलाऊं। तो अब ये जाके पूरे मोहल्ले वालों को या जो पूरा शहर है सबको बोलता है कि यार देखो मेरे पास 100 कुत्ते हैं, उनको खाना खिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पाला मैंने है लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी है, वरना देखो यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं दरवाजे खोल दूंगा, बाहर आ जाएंगे, अब तुम्हारे काटेंगे, तुम्हारे बच्चों को काटेंगे, जिसको काटेंगे तुम्हारी मर्जी, तुम देख लो अपना काम। ये पाकिस्तान ब्लैकमेल करता है, इट्स अ ब्लैकमेलर स्टेट। और दुनिया को नोटिस लेना चाहिए। आपको याद है वो शेख रशीद जो कहता था पाव पाव किलो के बम मार देंगे, तो ये सब के सब ऐसे ही हैं। ये सब के सब की यही आदत है, यही प्रवृत्ति है, इनकी असुर प्रवृत्ति है पाकिस्तानियों की कि किसी तरीके से ब्लैकमेल करें किसी को, दुनिया भर को। ये दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है शहबाज शरीफ कि भाई अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो फिर देखना। चलो, एक तो ये खबर थी पाकिस्तान से। अब मैं आपको दूसरी खबर सुनाता हूं। भारत ने जब मना करा कि हम एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो पहले भी बाहर खेल चुके हैं 2018 में। उस समय मेजबानी जब भारत की थी तो पाकिस्तान ने बोला बाहर खेलना, भारत कह रहा है बाहर खेलना, तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें वकार यूनुस के कुछ स्टेटमेंट्स आए। इमरान खान अभी तक चुप है इसमें शोएब अख्तर के एक आध को स्टेटमेंट आया, लेकिन सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट दिया वसीम अकरम ने दिया है। वसीम अकरम ये कहता, अब देखिए वसीम अकरम, मैं इसीलिए कहता हूं पाकिस्तानियों को ना मौका मत दीजिए भारत में पैसा कमाने का। ये जो भारत में आके फिल्मों में ये सब मत दीजिए, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं है, काटेंगे पीछे से। वसीम अकरम इतने साल वसीम अकरम को भारत ने पाला, वसीम अकरम को एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दी, वसीम अकरम को सब कुछ। रमीज राजा भी यहीं का पाला हुआ है, इतने पैसे इन्होंने कमाए। लेकिन बात यह है कि जब इनका यह काम था कि न्यूट्रल रहते, हम ये नहीं कह रहे कि ठीक है आप पाकिस्तानी हैं लेकिन आपने भारत में पैसा कमाया तो आप भारत की तरफदारी करिए, बिल्कुल नहीं। पर आप इतने बड़े ग्लोबल सेलिब्रिटी हैं, वसीम अकरम को कौन नहीं जानता? हु डजंट नो वसीम अकरम? वसीम अकरम को यह बोलना था कि यार 2018 में ऐसा हुआ था, ये मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूं, मैं एक विश्लेषण दे रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, है तो जिहादी। वसीम अकरम का स्टेटमेंट है जब पाकिस्तानी बोर्ड ने बोला कि हम भी नहीं खेलेंगे, हम भी नहीं खेलेंगे, भिखारी को खाना तो भिखारी कहता नहीं मुझे वो खाना है, 56 भोग खाना, मैं ये नहीं खाऊंगा, इनकी भी चॉइस है। तो वसीम अकरम कहते हैं कि भाई जो जय शाह हैं उनको रमीज राजा को पर्सनली कांटेक्ट करना चाहिए था। रमीज राजा को, जो हमारे टुकड़ों पे पलता है वो रमीज राजा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हमारे टुकड़ों पे पलता है, जय शाह को, उसको कांटेक्ट करना। चलो ठीक है, कांटेक्ट कर लिया। अब देखिए ये कहते हैं बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दी है क्रिकेट बोर्ड ने, यानी कि पीसीबी ने बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दी है। इंडिया कांट डिक्टेट कि पाकिस्तान कैसे क्रिकेट खेले, और पाकिस्तान में क्रिकेट भी 10-15 साल बाद शुरू हुई है। आई एम एन एक्स क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पर्सन, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग ऑन पॉलिटिकल फ्रंट। अच्छा, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द पॉलिटिकल फ्रंट। वसीम अकरम साहब, आप कहते हैं कि पॉलिटिकल फ्रंट में, जियो पॉलिटिकल फ्रंट में क्या हो रहा है आपको नहीं पता। आप जब लाहौर में नमाज पढ़ने जाते हैं तो मस्जिदों के बाहर काफिरों का गला काटेंगे और कश्मीर के जिहाद के लिए ताउन कीजिए, और 10, 15, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए जो लोग देते हैं, आपको नहीं पता क्या चल रहा है? बड़े भोले हो यार, हैं? वसीम अकरम कहता मुझे पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है, कश्मीर में आतंकवाद फैला रखा है, तुम्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। चलो जी, वसीम अकरम को कुछ नहीं पता, वेरी गुड। ही सेइंग बट पीपल टू पीपल कांटेक्ट जरूरी है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट जरूरी है, यानी कि आपस में लोगों, मुझे नहीं पता कि भाई नेतागिरी क्या चल रही है, मुझे नहीं पता कि जियो पॉलिटिक्स क्या चल रही है, नेशनल सिक्योरिटी क्या चल रही है, लेकिन पीपल टू पीपल, क्यों? पैसा कमाने। और पीपल टू पीपल कांटेक्ट, तुम तो भेज रहे हो अपने पीपल वहां पे, तुम लगातार अपने पीपल भेज रहे हो वहां पे। पीपल कौन है? पाकिस्तानी आतंकवादी भेज रहे हो, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, ये सब भेजते हो। इसने जरूर, ये जब मस्जिद गया होगा इसने पैसे दिए होंगे, वसीम अकरम ने 1-2 लाख रुपए का चेक इसने भी जिहादियों को दिया होगा जो भारत से पैसा कमाया है, और अब शरीफ बन रहा है। मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। अखबार नहीं पढ़ते? इंडियन अखबार पढ़ा करो, पाकिस्तानी फ्रॉड अखबार मत पढ़ा करो वसीम अकरम। अगर आपको कहना ही था तो जयशा साहब, तो आप कम से कम हमारे चेयरमैन को फोन करते, मीटिंग बैठाते एशियन काउंसिल की, आप अपना आइडिया देते, उस पर डिस्कशन होती। जबरदस्त। ये यार कितने हक से भीख मांगते हैं। आपने देखा होगा वो गाड़ी जब ट्रैफिक लाइट पे रुकती है तो जब आप शीशे आप कर देते हैं अपनी गाड़ी के, तो भिखारी कट 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 करते हैं, जो
कुछ तो छोटे बच्चे होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो बुजुर्ग औरतें होती हैं उनको अलग कर दो। प्रोफेशनल भिखारी जो होते हैं, जो बिल्कुल प्रोफेशनल, जिनका काम ही है दिन रात भीख मांगना, लखपति करोड़पति होते हैं वो लोग, वो आपकी गाड़ी में ठक ठक करते रहेंगे जब तक आप इरिटेट होकर शीशा नीचे नहीं करेंगे। वो नॉक करते रहेंगे जब तक उन्होंने आपकी जेब से 10 रुपए ना निकाल लिए, वो सांस नहीं लेंगे। वो यही काम कर रहा है पाकिस्तान। वेरी शेमफुल। पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि एज अ मुल्क वो कहां जा रहा है। इतने हक से भीख मांगना, ये तो मैंने आज तक नहीं। अच्छा खैर, चलिए दोस्तों, एक दो और खबर आई है बड़ी अच्छी जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये खबर आई है, अब हम इंडिया आते हैं, ठीक है, पाकिस्तान का बहुत हो गया मामला, वापस जाएंगे एक बार और जलील करने के लिए, फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है। एयरबस, जो कि एक बहुत बड़ा एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म है ग्लोबल, एयरबस का टाइप हो गया है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के साथ। जो पुराना टाइप है वो बनाएगा C295, एक एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ट्रूप कैपेबिलिटी वाला एयरक्राफ्ट। तो जो इंडिया में जो पहले मुझे ऐसा लगता है कि जो AN-32 टाइप के थे या एवरो टाइप के जो पुराने पुराने वो खटर पटर वाले एयरक्राफ्ट थे, वो सब निकलने वाले हैं और ये एयरक्राफ्ट हैं। तो इन्होंने डील साइन करी है एयरक्राफ्ट की। इनका ये कहना है कि साहब ये 21,000 करोड़ की डील है। 21,000 करोड़, यानी कि तकरीबन $2.25 अरब की, मैं ब्रॉडली बता रहा हूं, एग्जैक्ट मैं काउंट नहीं कर रहा इसको, $2.25 अरब की करीब डील है, जिसमें कि ये 56 C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत लेगा, जिसमें से कुछ तो बनेंगे भारत में, यानी कि 40 भारत में बनेंगे और 16 बाहर से बन के आएंगे, 40 इंडिया में बनेंगे। ये टाटा को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है एयरबस के साथ। अच्छा, इस एयरक्राफ्ट की खासियत क्या है, हम क्यों ले रहे हैं? आप ये इमेजेस देख रहे हैं, इसके टर्बो प्रॉप है, इसमें पंखे। आप तो कह रहे हैं साहब जेट का जमाना है आजकल, तो जेट वाले क्यों नहीं? जेट वाले भी हैं हमारे पास। ये इसलिए जरूरी है, ये चाइना को देख के हम लोग करते हैं, क्योंकि देखिए अक्सर जो पाकिस्तान के साथ जो हमारे बॉर्डर हैं, अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल देखिए, हजारों किलोमीटर के बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ हमारे, हजारों किलोमीटर के बॉर्डर। लेकिन जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, राइट, लाइन ऑफ कंट्रोल में AGPL की बात नहीं कर रहा, वो तो 20-21 हजार फुट पर, उसका तो वो तो ऊपर तो बेड़ा ही घर का मामला, वहां पे तो हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता, वहां पे एयरक्राफ्ट जाता नहीं है सियाचिन में। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल बॉर्डर लें, तो इंटरनेशनल बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ है वो लगभग प्लेन है। लोअर जम्मू में आके थोड़े से पहाड़ वहाड़ आ जाते हैं, लेकिन लगभग प्लेन है ज्यादातर इंटरनेशनल बॉर्डर, चाहे गुजरात में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे लोअर जम्मू में हो, ये सब प्लेन एरिया। तो यहां पे बड़ी बड़ी एयर स्ट्रिप्स आपको मिल जाती हैं, यहां पे हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी से काम चल जाता है। क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो करीब 750 किलोमीटर लंबी है, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि दोस्तों तकरीबन आप लगा लीजिए 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना के साथ है। और हमारे 5 स्टेट से गुजरती है, जिसमें अरुणाचल, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, लद्दाख हो गया और हिमाचल प्रदेश। तो इन सब एरिया से गुजर के भी जाती है। और आपको लद्दाख एरिया और ये सब ना जो एरिया है, यहां से गुजर के जाती है, तो बहुत लंबी है। इसको मेंटेन करने के लिए आपको हो सकता है लड़ाई के दौरान आपको एयर स्ट्रिप्स बनानी पड़े, कि वहां पे सामान ले जाना, आप एयर स्ट्रिप बनाइए, आपको कुछ करना है एयर स्ट्रिप बनाइए, आपको ये करना है वो करना है। तो आप एयर स्ट्रिप बनाएंगे तो एयर स्ट्रिप आपकी पक्की एयर स्ट्रिप नहीं बनेगी पहाड़ों में, आपकी वैसी एयर स्ट्रिप नहीं बनेगी दोस्तों कि आपने किलोमीटर लंबी छान दी वहां पे। तो छोटी एयर स्ट्रिप पे टेक ऑफ और लैंड आपको करना पड़ेगा, ऐसे हवाई जहाज के साथ जो अचानक वहां पे ट्रूप्स डाल सके, यानी कि जो हमारे फौजी हैं, सैनिक, उनको सामान ले जा सके और हार्डी हो, जबरदस्त हो, मजबूत हो, जो हजारों किलो का सामान डाल दे। क्योंकि लड़ाई ना, कहते हैं कि एक कहावत है कि लॉजिस्टिक्स जो है ना, यानी कि गोला बारूद है, एम्यूनिशन है, हथियार हैं, तेल है, खाने पीने की चीजें हैं, रिप्लेसमेंट है चीजों का, इन सब चीजों से लड़ाई जीती जाती है। जिस फौज का लॉजिस्टिक जबरदस्त है वो फौज जंग जीत जाती है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि एन आर्मी फाइट्स ऑन इट्स स्टमक, पेट पे लड़ती है फौज। एक बहुत पुरानी कहावत है, यानी कि खाना पीना आपको पहुंचना चाहिए, आपकी सब चीज पहुंचनी चाहिए, तब फौज लड़ती है। वो फौजी क्या है, चलो फौजी भूखा भी रह लेगा, लेकिन फौजी के पास अगर एम्यूनिशन ही नहीं है, बंदूक में उसको गोली नहीं, क्या लड़ेगा वो? तो ये बहुत जरूरी है। और बहुत जल्दी जल्दी चीजें, लड़ाई के दौरान चीजें खत्म हो जाती हैं। आज की तारीख में अगर किसी के पास 400 राउंड है, 400 राउंड है, तो आपको लगता है कि बहुत बड़ी चीज है, 400 राउंड है उसके पास। एक फौजी की बात कर रहा हूं, 300, 400, 500 जितने भी उसके पास राउंड है, वो आपको लगता है बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब लड़ाई शुरू होती है और एक्चुअल फायरिंग शुरू होती है, तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है एमुनेशन। तो आपके पास, और वो एक फौजी की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर तो लाखों लड़ेंगे, लाखों लड़ेंगे, तो फिर आपको उस लेवल का ट्रांसपोर्ट चाहिए,
उसका खाना बनेगा, उसके लिए आपको तेल चाहिए। उसकी राइफल खराब हो जाएगी, टूट जाएगी, उसकी रिप्लेसमेंट आपको चाहिए, वरना फौजी लड़ नहीं पाएगा। फौजी को चोट लग जाएगी, आपको उसको उठा के वापस नीचे लाना है कि उसका इलाज हो सके, दोबारा जाके ऊपर लड़ सके। या भगवान ना करे कोई वीरगति को प्राप्त हो गया, उसको नीचे। तो 10 चीजें होती हैं जब फौज लड़ती है। लॉजिस्टिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये जो चीज है ये बहुत जरूरी होगी लॉजिस्टिक्स के लिए, बहुत जबरदस्त जरूरी होगी लॉजिस्टिक्स के लिए। तो ये बहुत अच्छा कदम है और ये करीब 21,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, एक और चीज आई है, भारत से ही खबर है, बड़ी अच्छी खबर है कि ये जो जनरल मनोज पांडे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे कि मार्केट में हलचल हो गई है। मैंने एक दो डिफेंस मैन्युफैक्चरर से कल बात करी एंड दे वर वेरी वेरी हैप्पी व्हेन दे फाउंड आउट। जब उन्होंने ये देखा ना तो वो बड़े खुश टाइप के हो गए और उन्होंने बोला यार कि तो चीफ ने बड़ी जबरदस्त बात कर दी। एक जमाने में दोस्तों हम बहुत बाहर से ना चीजें लेते थे, अब वो कम हो रहा है धीरे धीरे। और आर्मी चीफ ने क्या बयान दिया? आर्मी चीफ ने यह बोला है कि अगले 7-8 साल में, ठीक है, हम यानी कि 8 साल लगा लीजिए, 8 साल में हम 8 लाख करोड़ का, तो दोस्तों 8 लाख करोड़ के ऑर्डर देंगे और 8 लाख करोड़ के ऑर्डर 8 साल में, यानी कि हर साल 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ क्या होता है? आप लगा लीजिए 80-83 का रुपए का अगर $1 है, तो यानी तकरीबन, अगर मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं है, तो 11 से लेकर 12 अरब डॉलर का अब पैसा जो जाएगा वो भारत के मैन्युफैक्चर हो जाएगा। बाहर से वो जो एक जमाने में होता था ना कि ये कर लिया वो सब बंद है। अब मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है, आपको चाहिए आप लोकल मैन्युफैक्चर, तो यहां पे लोगों की नौकरियां लगेंगी। जितना हम पैसा बचाएंगे, जितना हम डॉलर बचाएंगे, उतना हमारा रुपए ज्यादा मजबूत होगा एज कंपेयर टू द डॉलर, बिकॉज यू आर नॉट स्पेंडिंग सो मच एंड योर एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर लेसर। योर एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो है आपकी वो लेसर है। और डिफेंस की एक बहुत जबरदस्त लायबिलिटी थी। व्हेन आई यूज द वर्ड लायबिलिटी, आई यूज इट इन अ फाइनेंस सेंस, नॉट इन द लिटरेरी सेंस की बोझ नहीं है। लायबिलिटी इन द सेंस की एक, जब आपको पेमेंट करनी पड़ती है उसको भी फाइनेंस में लायबिलिटी बोलते हैं। तो वो हमारी लायबिलिटी है, एक लायबिलिटी खड़ी है हमारे ऊपर कि हमें बाहर से अगर हमें करना है। तो अब जैसे बोला है कि नहीं, राफेल 36 लिए, ठीक है, तेजस लगाओ। अब तेजस लगेंगे। अब मीडियम जैसे लाइट था, मीडियम एयरक्राफ्ट डेवलप होगा इंडिया में, या हेवी एयरक्राफ्ट डेवलप होंगे इंडिया में। इंडिया में जैसे प्रचंड डेवलप हो गया, तो अब प्रचंड डेवलप हो गया, जो हेलीकॉप्टर गनशिप डेवलप हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो हेलीकॉप्टर गनशिप है वो तो एचएएल ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि किसी हिंदुस्तानी ने बनाया है। उसका सरकार जो पैसा देगी एचएएल को, वो तो किसी हिंदुस्तानी के घर पे जाएगा, किसी अमेरिकन या किसी और फिरंगी के घर पे तो नहीं जाएगा ना, वो तो भारत का किसी कोई परिवार, उससे तो उससे नौकरियां भी होती हैं। आप खुद एक वेपन एक्सपोर्टर बनते हैं, $8 बाहर से कमाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। ये बहुत अच्छा है जो जनरल पांडे ने सबके सामने एक बात बोली है, मुझे लगता है बड़ी जबरदस्त बात है आत्मनिर्भर भारत के लिए। आई कॉन्ग्रेचुलेट द चीफ ऑन मेकिंग सच अ बोल्ड स्टेटमेंट पब्लिकली। और इससे देखिएगा लाखों दर लाखों जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि हर साल हम 1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ लोकल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में डालेंगे, तो आप समझ लीजिए कि पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री, चीफ के एक बयान ने पूरी एक इंडस्ट्री में जान फूंक दी। तो दोस्तों ये भी चीज थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब मैं आता हूं एक और मुद्दे पे। प्रधानमंत्री ने गुजरात के, मोदी जी ने क्या करा कि गुजरात गए थे मोदी जी, तो मोदी जी ने बोला चलो गुजरात के दीसा एक जगह है, वहां पे बोला कि भुज और उत्तरलई के बीच में एक जो गैप था उसको कम करने के लिए, स्ट्रेटेजिक गैप, दीसा में एक फॉरवर्ड एयरबेस खोल दिया। पाकिस्तानी मीडिया काफी परेशान है कि यार ये क्या कर दिया इन्होंने, ये तो मोदी के सर पे जंगी जुनून है, जैसे ऐसा डायलॉग बाजी करते हैं, मोदी के सर पे कोई जंगी वंगी जुनून नहीं है। ये जो है ना ये एयरबेस, ये 1983-84 के समय, जहां तक मेरी रिसर्च कहती है, मे बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन जहां तक मेरी रिसर्च है वो ये रिसर्च ये कहती है कि 1983-84 में एक्चुअली ये एयरबेस बनाने की जमीन मिल गई थी एयरफोर्स को, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तभी हो चुका था कि यहां पे एयरबेस बनेगा। लेकिन वो 83-84 से अभी तक आप लगा लीजिए करीब 35-36-38 कितने साल हो गए, वहां पे कुछ काम नहीं हुआ। कुछ वॉच टावर बनाए गए, बाउंड्री वॉल बनाई गई, तो वो जमीन ऑलरेडी थी वहां पे, और आज से नहीं, 83-84 से थी वो, 83-84 से। तो इसके ऊपर बोला कि वहां पे एयरबेस बनना चाहिए, बिकॉज ऐसा है कि बिल्कुल गुजरात, एक पुरानी स्पीच है ना मोदी जी की कि गुजरात भी जो जगह है वो भी बड़ी अजीब सी है, एक जगह रेगिस्तान है, एक जगह पाकिस्तान है।
तो वही है गुजरात की कहानी, एक जगह रेगिस्तान, एक जगह पाकिस्तान। तो सामने बिल्कुल पाकिस्तान है और एक स्ट्रेटेजिक एयरबेस वहाँ पे बनेगा जिसमें फाइटर जेट्स, जहाँ तक मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, फाइटर जेट्स वहाँ पे होंगे। तो वो पाकिस्तान के ऊपर एक ज़बरदस्त दबाव डालने वाली बात हो जाएगी और हमें इसकी रिक्वायरमेंट भी थी। आज देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। लोग कह रहे हैं साहब कि अभी क्यों करा मोदी जी ने और ये क्यों करा, ये आज से नहीं हो रखा है काम। सरकार ने अप्रूवल 1983 में दिया था, लेकिन 1983 से अभी तक लोग सो रहे थे। ये काम अगर 1983 में दिया था तो 1990 तक ये चीज बन जानी चाहिए थी, बनी नहीं, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया इस पे। ये तो गए मोदी जी, उन्होंने बोला यार क्या है, ऐसा बोला साहब ये बनाओ यहाँ पे। एयरफोर्स से बात करी, एयरफोर्स आपको जरूरत है, एयरफोर्स ने बोला हाँ सब जरूरत है, इसलिए तो हमने ले रखा है, लेकिन 1983 से फाइल पेंडिंग है। एक बात हुई होगी, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि ऐसी बात हुई होगी, तो बोला कि ठीक है निकालो, झाड़ फूको जरा, फाइल को लाओ, साइन करो, आगे। तो अब वो वहां पे एयरबेस बन रहा है, इसको जो फौजी बनाएगी, इसको फौज के इदारे इसको बनाएंगे और वो इनको दे देंगे। इसमें कहते हैं कि फेज 1 में मेन रनवे, पैरेलल टैक्सी ट्रैक, लूप टैक्सी ट्रैक एंड फाइटर स्क्वाड्रन डिस्पर्सल एरिया ये बनाएंगे। और इसमें काफी ध्यान रख रखा है कि अगर वहां पे कभी बाढ़ आती है, बरसात आती है, तो पानी आराम से निकल जाए, वहां पे पानी ठहरे ना। तो ये सब चीजें होती हैं, जब काफी टेक्निकल चीजें होती हैं जब बनाते हैं। मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है इसके मामले में, लेकिन ये ऐसा हो रहा है जो ऊपर, क्योंकि मैं आर्मी से ताल्लुक रखता हूं, एयरफोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है उसकी डीप नॉलेज मुझे नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये सब चीज़ों का ध्यान एयरफोर्स वाले रखते हैं, क्योंकि एयरफोर्स में मेरे दोस्तों ने मुझे बताया है कि हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है इस मामले में। अच्छा, ये खबर आ गई आपके पास। और आखिरी खबर दोस्तों वो है कि मोदी जी उत्तराखंड में हैं। तो माना एक जगह है जो कि कहते हैं आखिरी गांव है चाइनीज बॉर्डर से पहले, वहां पे मोदी जी एक पब्लिक रैली करेंगे। और वो जो पब्लिक रैली करेंगे, आप समझ लीजिए कि पब्लिक रैली में क्या जबरदस्त संदेश होगा। मोदी जी चाइना बॉर्डर पर खड़े होकर पब्लिक से खिताब करेंगे। शी जिनपिंग को आपने कभी नहीं सुना होगा आते हुए, पर मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने डॉक्टर जयशंकर के स्टेटमेंट्स को एनालाइज भी करा, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे इंडिया हैज स्टार्टेड लूजिंग पेशेंस विद चाइना। भारत का जो सब्र का पैमाना है वो भर चुका है। अब भारत ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। ये जो आप एयरबस की बात सुन रहे थे, किसके लिए है ये है काहे के लिए? भारत को पता है कि चाइना ऐसे नहीं मानेगा। पुरानी कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब अगर ऐसे नहीं समझ रहे तो कैसे समझाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जब तक ये वीडियो आपके पास आएगा तब तक मोदी जी की रैली हो चुकी होगी वहाँ पे, क्योंकि हमें वीडियो रिलीज़ करने में कुछ घंटे लग जाते हैं, एडिट करने में। लेकिन ये बात तो तय है कि ये काम शुरू हो गया है। चाहे डॉक्टर जयशंकर के आप देखिए, जो डॉक्टर जयशंकर के बयान हैं, जो मोदी जी के बयान या मोदी जी एक्शंस ले रहे हैं, और उसके ऊपर जो हथियार भारत खरीद रहा है, इतना ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा ना खरीद रहा है। हाँ ठीक है, फाइटर बेस वहाँ पे बनना था गुजरात में, पाकिस्तान के खिलाफ वो बना दिया। लेकिन जो भारत में आज की तारीख में आपको बता रहा हूँ कि 70 से 80% जो भारत अपना डिफेंस का खर्चा कर रहा है, दैट इज अगेंस्ट चाइना, दैट इज नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान। और देर आए दुरुस्त आए, ये करना भी, ये आज से नहीं, ये 20, 25, 30 साल पहले कर देना चाहिए था। ये हम लोगों को अकल नहीं आई, लेकिन अब ये काम हो रहा है और ये काम होना चाहिए, क्योंकि द रियल थ्रेट इज चाइना, द रियल थ्रेट इज नॉट पाकिस्तान। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जाते वक्त मैं फिर कहूंगा कि वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।